सुनो, हम लोग बेटा ग्राम क्या पढ़ेंगे? हाँ, डिफ्यूजन और इफ्यूजन वो लोग पढ़ेंगे। डिफ्यूजन समझते हैं ना आप लोग क्या होता है? डिफ्यूजन एक टर्म होता है, एक दूसरा टर्म होता है हम लोगों के पास में इफ्यूजन, ठीक है ना। दोनों दोनों का मतलब हम लोग एक ही समझेंगे, है ना। अगर डिफ्यूजन भी लिख दे तो और इफ्यूजन भी लिख दे तो दोनों का मतलब सेम, ठीक है ना। वैसे थोड़ा सा अलग अलग होते हैं दोनों में, थोड़ा डिफरेंस होता है डिफ्यूजन और इफ्यूजन में। लेकिन अगर तुम लोगों को कहीं पे भी डिफ्यूजन लिखा मिले या इफ्यूजन मिले, उसको सेम तरीके से डील करना होता है हम लोगों को, ठीक है। एक्चुअल में डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? डिफ्यूजन का सिंपल मतलब होता है एक गैस हम लोगों ने मान लो यहाँ से छोड़ा, दूसरा गैस ए था हम लोगों के पास, दूसरा गैस बी हम लोगों ने इधर से छोड़ा, और ये आपस में क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आके कहीं ना कहीं इंटरमिक्स करेंगे, ऐसा करेंगे ना। तो मिक्स करने का टेंडेंसी को जो हम लोग बोलते हैं ना, मिक्सिंग टेंडेंसी जो होता है उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं, है ना। इफ्यूजन का मतलब क्या होता है? इफ्यूजन करने का सिंपल मतलब होता है कि मान लो मेरे पास में एक कंटेनर था, इस कंटेनर में हम लोगों ने यहाँ पे एक होल है, उस होल से क्या करेगा बेटा, गैस निकलेगा। गैस क्या करेगा बेटा, यहाँ से लीक करेगा। तो लीक करने का जो टेंडेंसी होता है उसको लोग इफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है ना। सुन लो बेटा, लीक करने का जो टेंडेंसी होता है उसको लोग क्या बोलेंगे, इफ्यूजन बोलेंगे। और मिक्स करने का टेंडेंसी होता है उसको लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ऐसे ही कुछ रहता है, ठीक है। अब इतना समझना बेटा, इस जो यहाँ पे होल है उसको दो वर्ड, इसके लिए एक अच्छा वर्ड यूज करते हैं ऑलिफिस। क्या यूज करेगा? ऑलिफिस का मतलब होल, ठीक है ना। आपसे बोलेगा ऑलिफिस से लीक किया, सेम ऑलिफिस वगैरह ऐसा कुछ करके यूज करता है, ठीक है ना। तो ऑलिफिस का मतलब सिंपल होल ही होता है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूजन में बताना बेटा, इन जनरल होता है क्या है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, इन जनरल रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? ये दो बातें मैं लिख रहा हूं जो तुम लोग याद रखोगे। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू रेट ऑफ इफ्यूजन, ठीक है ना। इन जनरल रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ इफ्यूजन, ठीक है। इफ्यूजन का और डिफ्यूजन का रेट कैसा होता है? सेम रहता है। सबसे पहली बात, जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ आप लोग याद रखना तुम लोग। दूसरा, हम लोग ऐसा मान के चलेंगे, इट इज अज्यूम्ड दैट इफ्यूजन और डिफ्यूजन जो भी हो रहा है, इफ्यूजन की हम लोग बातें करें या डिफ्यूजन की बातें करें, हम लोग ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि इफ्यूजन और डिफ्यूजन इज हैपनिंग इनटू वैक्यूम। किस में हो रहा है बेटा वो, है ना। हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि जिधर गैस जा रहा है उधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? हम लोग ऐसा मान के चलते हैं, कुछ कंडीशन अगर तुम लोगों को नहीं दिया होगा तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे जो गैस जा रहा है वो किधर जा रहा है बेटा, वैक्यूम में जा रहा है। हम लोगों के पास एक कंटेनर था, उसमें से गैस लीक किया, लीक करके कहाँ पे गया, वैक्यूम में गया। जहां पे गया वहां कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो आउटसाइड का प्रेशर कितना मान के चलेंगे हम लोग, 0 मान के चलेंगे। या फिर गैस को हम लोग बाहर से अंदर भी इंसर्ट कराएंगे तो क्या मान के चलेंगे, अंदर का 0। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि डिफ्यूजन या इफ्यूजन हो रहा है वो किस में हो रहा है बेटा, वो वैक्यूम में हो रहा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तीसरा पॉइंट, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन होता है ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर हम लोग बातें करें इफ्यूजन की, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ऑफ द गैस, ठीक है ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे तुम लोगों से बोला जाए कि मेरे पास में एक कंटेनर था, इस कंटेनर में मान लेते हैं CO2 गैस है। कितना है बेटा, CO2 गैस। इस CO2 गैस का प्रेशर कितना है, 0.5 atm। ये यहाँ से बाहर निकलना है इसको, और बाहर हम लोगों के पास में क्या है बेटा, कितना प्रेशर होता है, 1 atm का एटमॉस्फेयर। तो ये CO2 गैस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मैं बोलूँ कि हम लोगों के पास में सराउंडिंग है, और सराउंडिंग का प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, सराउंडिंग का प्रेशर कितना है, 1 atm। अंदर इसके अंदर कौन सा वाला गैस है, CO2 गैस। इस CO2 गैस को कितने प्रेशर पे रखा गया, 0.5 atm पे रखा गया। ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? निकल सकता है, नहीं निकलेगा।
नहीं निकलेगा, कैसे निकल सकते तुम बताओ? अर्जुन निकलेगा कि नहीं? सर नहीं निकलेगा। जूही, खुशबू, सर नहीं निकले, सिद्धांत, नहीं सर भावना, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं निकलेगा सर, नहीं फोर्स लगे निकलेगा। तो निकल सकता है, वरना नहीं। ममता, भावना। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने CO2 गैस रखा 0.5 ATM पे, बाहर सराउंडिंग में, मतलब आपके पास में कंटेनर सोचो, उसमें CO2 गैस है 0.5 ATM पे, वो गैस बाहर निकल के आएगा कि नहीं आएगा? जो ये खुशबू कुछ बोल रहे हो दोबारा सर से तुम? नहीं आएगा। नहीं आएगा सर। नहीं आएगा? तुम क्या बोल रहे थे बताओ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, 100% गैस बाहर निकल के आएगा, है ना? तुम लोग सब ने एक को छोड़ के बोला नहीं निकलेगा, सब लोगों ने बोला है कि निकलेगा ही नहीं, एक ने बोला है कि निकलेगा। बड़ा गैस 100% CO2 बाहर निकलेगा, क्योंकि इफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है बेटा? पार्शियल प्रेशर डिफरेंस पे या टोटल प्रेशर पे? पार्शियल प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? तो बाहर सराउंडिंग में CO2 का कंटेंट कितना होता है? 0.0 समथिंग %, ऐसे होगा ना? 0.03। 0.03। तो बाहर प्रेशर कितना होगा? 0.03 ATM होगा ना प्रेशर ऑफ CO2। और अंदर प्रेशर ज्यादा है कि बाहर ज्यादा है? अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो आसानी से निकल के आएगा, ठीक है ना? तो टोटल प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए पार्शियल प्रेशर वर्ड को ठीक से समझना, ठीक है ना? किस पर डिपेंड करता है बेटा? पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। समझ गए इतना? कोई दिक्कत तो नहीं? ये पॉइंट्स हम लोग कॉपी कर लो। 3 पॉइंट्स मैंने लिखा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन इक्वल होता है। हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या जो डिफ्यूजन और रिफ्यूजन है वो किस में हो रहा है? वैक्यूम में हो रहा है। और तीसरा कंडीशन जो मैंने लिखा है बेटा वो ये है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन होगा वो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, टोटल प्रेशर से कोई मतलब उसको नहीं होता। हम लोग CO2 गैस के डिफ्यूजन की बातें कर रहे हैं, तो मतलब CO2 गैस का प्रेशर चेक करेंगे इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है? अगर मैंने सेम इसी प्रेशर पे मैंने क्या रखा होता बेटा? मैंने क्या किया होता, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस रखा होता 0.5 ATM पे, तब बोल सकते थे कि नहीं निकलता, क्योंकि बाहर कितना होता है? 0.78 या 79% के आसपास, इतना होगा ना प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन द सराउंडिंग। तो यहाँ गैस क्या होगा? बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, समझ रहे ना? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का प्रेशर आउटसाइड में ज्यादा है, अंदर कम था। अगर मैं ऑक्सीजन को रखा होता तो भी निकलता, क्योंकि अंदर कितना होता है, बाहर कितना होगा ना? 0.21 है ना, 0.21 ATM होता, ठीक है? तो समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को इसको समझने में? अब लिखो ग्राम्स लॉ। ग्राम्स लॉ लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, rate of diffusion or effusion, according to this law, rate of diffusion or effusion is inversely proportional to the square root of its density at the same condition of temperature and pressure, ठीक है ना? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन होता है वो गैस के किस पे डिपेंड करता है बेटा? डेंसिटी पे डिपेंड करता है। इन्होंने बोला रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। आप लोगों ने पढ़ा है बेटा PM इज टू क्या होता है? DRT, हाँ ना? अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि जो डेंसिटी होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलर मास ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, है ना, रूट ऑफ मोलर मास। हाँ या ना? कोई दिक्कत? इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। समझ आ रहा है सभी को? ठीक है। तो अभी एक पॉइंट में बोल रहा हूँ कि अगर सिर्फ इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट हम लोग रखते हैं तो क्या होगा बेटा? तो आपको पता है जो रेट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, हाँ या ना? पार्शियल प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? जितना पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस भी आएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जितना पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस भी निकल के आने वाला है, ठीक है? क्यों आने वाला है? क्योंकि हम लोग एक तरफ का प्रेशर क्या मान के चलेंगे?
ये तो वैक्यूम मानेंगे ना, अगर गैस डिफ्यूज कर रहा है तो हम लोग इसको क्या मानेंगे बेटा, इसको वैक्यूम मानेंगे। यहाँ गैस का प्रेशर कितना है, P है, तो आउटसाइड पे कितना होगा 0, तो डिफरेंस कितना आ गया, P आएगा। तो एक्चुअल में किस पे डिपेंड करेगा, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है ना। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा होता है, रेट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। ये इक्वेशन क्या बनेगा सेकंड, मैं दोनों इक्वेशन से ऐसा बोल सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आई कैन से रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P और रूट ऑफ M, ठीक है ना। P अपॉन रूट ऑफ M ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, समझ आ रहा है, जूही समझ आ रहा है, थोड़ा पीछे होकर बैठो तुम, ठीक है, ऐसे ही होगा। तो बेटा मैं बोल सकता हूँ ना यहाँ से कि R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 ऑन रूट ऑफ M2 अपॉन M1, हाँ या ना, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को, नो सर। समझ आ रहे हैं। लिखो पहले इसको, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 रूट ऑफ M2 अपॉन M1, ठीक है। सिंपल इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे डिफ्यूजन और इफ्यूजन के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1, यहाँ तक लिखा सबने। अब मुझे तो रेट क्या होता है, रेट के बारे में कुछ आइडिया है तुम लोगों को, हाउ कैन वी डिफाइन रेट, हम लोग रेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सोच के बताओ थोड़ा। पर रेट यूनिट को टाइम। वॉल्यूम पर टाइम, वॉल्यूम डिवाइडेड वॉल्यूम पर यूनिट टाइम डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला रेट का मतलब होता है वेलोसिटी, रेट का मतलब वेलोसिटी होता है कि नहीं होता, रेट ही तो वेलोसिटी है ना, जो रेट है उसको मैं वेलोसिटी बोल सकता हूँ। और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा होता है कि नहीं होता, कोई दिक्कत किसी को। और रेट और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस होता है कि नहीं होता, मुझे बताओ। आई थिंक कोई डिफरेंस नहीं होता, रेट और वेलोसिटी एक ही बात होती है। वेलोसिटी तो तुम्हारा रेट है ना चलने का, हाँ या ना, यस सर। किस रेट से चल रहे हो उसी को तो वेलोसिटी बोलते हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक ही बात है। अगर गैस चलेगा तो गैस का चलने का रेट हम लोग बता सकते हैं ना, समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते आप लोग, ठीक है। तो रेट एक तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इसको मैं लेटर ऑन बाद में लिखूंगा, ठीक है। दूसरा हम लोग रेट को लिख सकते हैं बेटा, रेट का एक और मतलब हो सकता है, रेट का मतलब क्या होगा, चेंज इन मोल्स पर यूनिट टाइम। रेट क्या हो सकता है, चेंज इन मोल्स पर यूनिट टाइम, हाँ या ना, चेंज इन मोल्स यस पर सर। यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मोल्स में कितना चेंज आ रहा है उसको भी हम लोग रेट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो रेट का मतलब होगा बेटा, रेट मतलब डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, ऐसा बोल सकते हैं ना, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। चेंज इन मोल्स पर यूनिट टाइम, जब गैस डिफ्यूज होगा तो कुछ ना कुछ मोल्स में चेंज आएगा ना, कुछ मोल्स निकल के चला गया, कितना मोल्स निकल के गया पर यूनिट टाइम, उसको हम लोग रेट डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल्स टू डेल्टा N1 अपॉन डेल्टा T1 डिवाइडेड बाई डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T2, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, है ना। ये किसके इक्वल होगा बेटा, दिस विल बी इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1, आया ना। यहां से मैं रेट को बोल सकता हूँ, तो बेटा यहां से बोल सकता हूँ रेट किसके इक्वल होगा बेटा, R1 अपॉन R2 किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के इक्वल, V1 अपॉन V2, आया ना। V1 अपॉन V2 किसके इक्वल होगा बेटा, D1 अपॉन T1 डिवाइडेड बाई D2 अपॉन T2, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को, ठीक है ना। रेट को हम लोग किसके इक्वल लिखेंगे, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 रूट ऑफ M2 अपॉन M1, और रेट को हम लोग ऐसे तरीके से भी लिख सकते हैं। समझ आया सभी को, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताओ तुम लोग, ठीक है। और क्या तरीका हो सकता है बेटा रेट को डिफाइन करने का, दो तरीके से हम लोग रेट को डिफाइन किया अभी तक। और क्या तरीका हो सकता है रेट को डिफाइन करने का, रेट को हम लोग वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। मान लो जो आपके पास में कंटेनर था, जो आप लोगों के पास में कंटेनर था वो कैसा है, अगर वो फ्लेक्सिबल है, अगर जो कंटेनर आप लोग लेके चल रहे हैं वो कैसा बेटा, फ्लेक्सिबल कंटेनर है, ठीक है ना। तो कंटेनर अगर फ्लेक्सिबल है तो गैस निकल के जाएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, 100% आएगा। हाय। फ्लेक्सिबल कंटेनर में प्रेशर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ होगा कि आप लोगों के पास कंटेनर था पहला, ऐसा कुछ
इसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा V1। जब गैस इसके अंदर से निकल जाएगा T टाइम बाद एक ऐसा दिखेगा बेटा, छोटा सा दिखेगा, इतना बड़ा V2 दिखेगा कि नहीं। तो रेट आप लोग बोल सकते हो, रेट को आप लोग डिफाइन कर सकते हो कैसे, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा। वॉल्यूम में चेंज आएगा पर यूनिट टाइम, उसको हम लोग रेट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत है किसी को। रेट कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, मतलब डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इज ऑल्सो रेट, ठीक है। अगर ऐसा लिखेंगे तो आप लोग बोल सकते हैं ना बेटा R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल्स टू डेल्टा V1 अपॉन T1 अपॉन डेल्टा V2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग, लिख सकते हैं कि नहीं। सारे तरीके लिख के सकते क्वेश्चन हैं। मैं करवाऊंगा, आप लोगों को समझ में आएगा कौन किसको कहाँ यूज कर सकते हैं। आसान आसान इक्वेशन है, इनसे डरना नहीं तुम लोग। ऐसा भी रेट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। रेट को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लिखने का टाइम दे दूंगा मैं, ठीक है ना। रेट को हम लोग और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मान लो मेरे पास में कंटेनर कैसा होता, रिजिड होता, तो रिजिड कंटेनर में क्या वॉल्यूम में चेंज आएगा, किस में चेंज आएगा रिजिड कंटेनर में। अगर गैस निकलेगा तो प्रेशर में चेंज आएगा। हाँ, अरे हाँ या ना, प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। प्रेशर कम होगा ज्यादा होगा, 100% कम होने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोगों के पास में बेटा कंटेनर था, उसका प्रेशर पहला कितना होगा, पहले का प्रेशर होगा P1, ठीक है। गैस क्या करेगा, यहाँ से लीक कर गया, प्रेशर क्या हो जाएगा, कंटेनर रहेगा सेम साइज का, प्रेशर कितना हो जाएगा P2। तो 100% हम लोग बोल सकते हैं जो P2 है वो कैसा होगा बेटा, लेस देन P1, प्रेशर ड्रॉप होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो रेट होगा दैट इज इक्वल टू प्रेशर ड्रॉप्ड पर यूनिट टाइम, ऐसा बोल सकते हो ना, प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट टाइम। प्रेशर कितना ड्रॉप करेगा पर यूनिट टाइम, उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, उसको भी हम लोग रेट बोल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या तो नहीं है ना। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल्स टू डेल्टा P1 अपॉन T1 डिवाइड बाय डेल्टा P2 अपॉन T2, ऐसे ही ना बेटा, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं। पर रेट को कैसे लिखोगे आप लोग, रेट को लिखोगे डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम या प्रेशर ड्रॉप्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। डेल्टा P1 अपॉन T1, डेल्टा P1 अपॉन T1 डेल्टा P2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1, आया ना। ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा, लिख सकते हैं कि नहीं। कितने Yes, तरीके से sir. बेटा रेट को डिफाइन किया हम लोग, हम लोग बोल तीन सकते हैं तरह बेटा R1 अपॉन R2 जो होगा ना, रेट जो होगा वो किसके इक्वल हो सकता है, दैट इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 वेलोसिटी। अरे हाँ ना, ये किसके इक्वल होगा, Yes, sir. D1 अपॉन T1 डिवाइडेड बाई D2 अपॉन T2। ये किसके इक्वल होगा बेटा, N1 अपॉन T1 डिवाइडेड बाई N2 अपॉन T, मोल्स के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं। इसको हम लोग किसके रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं बेटा, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, डेल्टा V1 अपॉन T1 डेल्टा V2 अपॉन T2। अरे हाँ ना, इसको किसके रेस्पेक्ट Yes, में लिख sir. सकते हैं हम लोग, प्रेशर के डेल्टा P1 अपॉन T1 डिवाइडेड बाई डेल्टा P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू किसके इक्वल, P1 अपॉन P2 अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। इतना याद रखना, जो भी पूछेगा सेलेक्टिवली यूज कर लेंगे, ठीक है। जेब में हाथ देखिए क्यों बैठे, ठीक है सर। तो कहाँ से लिखना है, स्टार्टिंग से तुम लोगों को पूरा हो गया, किसको लिखना है, जेब में हाथ देखिए इसीलिए बैठे के बाद में आराम से लिखें। सर फ्लेक्सिबल वाले से दिखाना है। ये तो लिख लिया होगा, कुछ लिख लिया तक, यहाँ से लिखो तो। और इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे बेटा हम लोग ना। सर वो लाफिंग गैस वाला। लाफिंग गैस वाला क्वेश्चन करा है,
हो गया ना ये लिखो जल्दी से। लिख दिए कैसे दिए? नहीं लिखे? वहां से सभी का कॉपी। क्वेश्चंस लिखे इसके। चलो पहला क्वेश्चन लिखो। लिखो इफ 50 लीटर ऑफ O2 diffuses through a orifice in 10 minutes, what amount of CO2 will diffuse through the same orifice in what amount of what volume पूछ रहा है in 20 minutes under the same condition, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिख लिया ना? दूसरा क्वेश्चन लिखो। दूसरा लिखो 10 moles of N2 diffuses through a orifice in 1 minute at 0.8 atm pressure, and 30 moles of an unknown gas. सर इसके बाद क्या Diffuses लिखा है? 10 moles of N2 diffuses through orifice in 1 minute at 0.8 atm, and 30 moles of an unknown gas diffuses through the same orifice at 1.6 atm in 5 minutes. Find the molecular weight of unknown gas. Find the molecular weight of unknown gas. लिख लिया था ना तुम लोग? Find the molecular weight of unknown gas. ठीक है? Find the molecular weight of unknown gas. यहाँ तक लिखिए। कर दें दोनों। कर लो बेटा, जब तक ये लोग लिखते हो तुम लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं लिखूंगा अभी।
4-5 क्वेश्चन लिख लेते एक साथ कराएंगे। हो गया ना इतना? सबने लिखा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द HCl gas under 1 atm and NH3 gas under P atm. Under P atm are सर क्या diffused लिखा है ये the सरदार? HCl gas, the HCl gas under 1 atm and NH3 gas under P atm are diffused into 1 meter long into 1 meter long capillary tube from the both ends. From the both ends. ठीक है? The white PPT of NH4Cl was formed at 60 centimeter distance from the end HCl. Find P. ठीक है? Next, with a fourth question. Cl2 giving 2 moles of Cl, but equilibrium maintain कर रहा है backward reaction. ठीक है ना? लिखोगे the mixture diffuses 1.18 times faster than 1.18. हाँ 1.18 times faster than krypton. एटॉमिक वेट पता है तुम लोगों को इसका? 84. ठीक है ना? Find the percentage dissociation of chlorine. Find the percentage dissociation of chlorine gas. ये 4 क्वेश्चन अभी आपको करने हैं। तो फर्स्ट का अप्रॉक्स 85 लीटर आ रहा है। जो भी आ जाए बेटा। फर्स्ट का अप्रॉक्स कितना आ रहा है? 85 लीटर। सही है। कर दिया ना इतना? पहला वाला क्वेश्चन करें? जो कर सकते ना बेटा, आसान सा क्वेश्चन था। देखो
50 ml of O2 diffuses through a orifice in 10 minutes. What amount of CO2 will diffuse? वॉल्यूम की बात चल रही है ना बेटा, वॉल्यूम की बात चल रही है कि नहीं चल रही? अरे किसकी बात चल रही है बताओ, वॉल्यूम की बात? तो ऐसा लिख सकते हो ना, डेल्टा V1 अपॉन T1 डिवाइडेड बाय डेल्टा V2 अपॉन T2 will be equals to P1 अपॉन P2 अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे ये बताओ मुझे, है ना? डेल्टा V1 अपॉन P1 डेल्टा V2 अपॉन P2 T2 P1 अपॉन P2 ऐसा लिखेंगे ना? यस सर, नो सर, ऐसा लिखेंगे। पहले वाले गैस का कितना वॉल्यूम गया? 50। कितने टाइम है बेटा? 10 मिनट। तो इसके लिए लिखेंगे बेटा 50 अपॉन 10, ठीक है ना? दूसरे वाले गैस का कितना वॉल्यूम गया बेटा? हाँ, कितना गया वो निकालना है ना? कितने टाइम है बेटा? 20 मिनट में, अंडर द सेम कंडीशन। और दोनों का प्रेशर कैसा? सेम। M2 अपॉन M1 CO2 का कितना होता है? 44। और इसका कितना होता है बेटा O2 का? 32। निकाल लोगे ना भी? तो निकाल लोगे कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। भावना समझ में आया तुम्हें? Yes, sir. ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, 10 moles of N2 diffuses through orifice in 1 minute। क्या मोल्स की बात चल रही है बेटा? किसकी बातें चल रही है? मोल्स की। हम लोग बोल सकते हैं N1 अपॉन T1 डिवाइडेड बाय N2 अपॉन T2 will be equals to P1 अपॉन P2 अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। ये वाला M1, इक्वेशन यूज करेंगे ना, मोल्स की बातें होंगी तो। Yes, sir. पहले का कितना मोल गया बेटा? 10। कितने टाइम में? 1 मिनट में। 1 minute. दूसरे का कितना मोल गया बेटा? 30। कितने मिनट में? 5. 30 मिनट। अननोन गैस कितने मिनट बेटा? 5 5 मिनट में, ठीक है ना? विल बी इक्वल्स टू, प्रेशर पहले वाले का कितना था? 0.8। दूसरे वाले का कितना है बेटा? 1.6 1.6. अंडर रूट ऑफ M2। दूसरा वाला गैस कौन है? अननोन गैस, पता नहीं। और पहले वाला गैस कौन है बेटा? N2 कितना होगा? 28। 28. टाइम निकाल लेंगे, ठीक है ना? इसके क्वेश्चन आसान रहते हैं, समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? समझ आया क्या? इन दोनों क्वेश्चंस को समझने में किसी को कोई समस्या हो तो मुझे बताओ अब तक। तो समझ में आ गया? Yes, sir. आया, ठीक है। कॉपी कर लिया सबने? जे की डेट तो आ गई है, तुम लोगों को पता है ना? डेट नहीं आई मतलब कुछ ना कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ गई है। हाँ, February में। हाँ, तुम लोगों का भी कुछ ना कुछ आ जाएगा जल्दी। सर, अब की नेक्स्ट बार क्वेश्चन क्या है नहीं बेटा? होगा। सेम टाइम पे होगा बेटा, मे बी सेम टाइम पे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 15-20 दिन। The HCl gas under 1 atm and NH3 gas under p atm are diffused into a 1 meter long capillary tube। ऐसा ही ना? देखो ऐसा बोल रहा है कि एक ट्यूब हम लोगों के पास में, ऐसा ही ना? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें यहाँ से किसको बेटा रिलीज किया? HCl को। यहाँ से किसको रिलीज कर दिया? NH3। वैसे ही है ना? इस HCl का प्रेशर कितना है बेटा? 1 atm। ऐसे ही बोला है। इसका प्रेशर कितना है? 1 atm, ठीक है। इसका प्रेशर कितना है बेटा? इसका प्रेशर कितना है? P atm। इसका प्रेशर कितना लिया गया? P atm। इसको कितने पे रिलीज किया गया? 1 atm पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे जब ये इधर से निकलेगा बेटा और ये इधर से निकलेगा, ये लेंथ क्या है यहाँ से यहाँ तक का बताओ? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 1 मीटर है। और क्या बोल रहा है? NH4Cl बना कहीं पे, NH4Cl का व्हाइट PPT बना कहीं इधर जाके। कितना डिस्टेंस है बेटा? यहाँ से कितना डिस्टेंस है? HCl से कितना डिस्टेंस है? 60। बताइए यहाँ से कितना हो गया होगा बेटा? यहाँ से डिस्टेंस कितना बचा होगा? यहाँ से बचा होगा 40, है ना? तो यहाँ कहीं ना कहीं डिस्टेंस को ट्रेवल करने की बात हो रही है, हो रही कि नहीं? तो डिस्टेंस को ट्रेवल करने का तो d1 अपॉन t1 will be equals to d2 upon t2 is equals to p1 upon p2 अंडर रूट ऑफ m2 upon m1। ऐसे लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ये तो यहाँ से HCl को यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा होगा उतना ही टाइम NH3 को यहाँ से आने में लगा होगा, सेम टाइम पे छोड़ा गया है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप लोग, है ना? जितना टाइम में HCl यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया होगा उतना ही टाइम में NH3 भी यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया होगा। थोड़ा d1 कितना है? 60, टाइम तो सेम है, अपॉन 40। p1 कितना है? 1
P2 कितना है, P अपॉन M2 कितना होगा बेटा 17 और M1 कितना होगा 36.5। P निकाल लोगे ना आसानी से, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 35.5 की 36.5 लिखा तो मैंने 36.5, ये बोला 35.5 है ना, 36.5। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को समझने में? क्लियर हो रहा है? तो बेटा इसके आसान क्वेश्चन रहते हैं बहुत ज्यादा, पर टोटल डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, मतलब कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कोई कर सकता है? देखिए ये जो क्वेश्चन तुम लोगों के सामने ना आईआईटी ने 5-6 बार पूछा है ना, ये वाला क्वेश्चन मतलब सेम टाइप का, कभी इधर कॉटन लगवा के दे दिया है क्वेश्चन में, कभी HCl और इसको पूछ लिया, कभी दूसरे कंपाउंड लेके पूछ लिया, कभी इधर टीयर गैस इधर लाफिंग गैस डाल के पूछ लिया है। क्वेश्चन सेम तरीके का ना, ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा ना, इधर से टीयर गैस छोड़ दे, वहां से लाफिंग गैस छोड़ दे, तो कौन सा बच्चा हंसेगा भी रोएगा भी, ऐसे ना। तो किसी ना किसी के पास तो पहुंचेंगे ना वो सेम टाइम पे। बाकी लोग, तुम्हारे पास में टीयर गैस पहले आ गया, इन लोगों के पास में क्या आ गया लाफिंग गैस, किसी के पास में क्या होगा, दोनों एक साथ पहुंचेंगे। अब वो क्या करेगा उसको ही पता है ना, समझ आ रहा है? तो ऐसा क्वेश्चन भी ना, ऐसा क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि कौन सा बच्चा हंसेगा रोएगा सेम टाइम पे, तो उसमें कहीं ना कहीं रॉ लेके पूछ लेगा कौन सा, एक रॉ का डिस्टेंस कितना है, मतलब पूरा डिस्टेंस कितना है, पूरा तुम लोगों को 10 मीटर का, एक रॉ का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर का, तो कौन से रॉ वाला बच्चा रोएगा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, समझ रहे ना आप लोग? तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन ये आईआईटी एडवांस ने पूछा है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो इसमें एडवांस लाइक कुछ है नहीं, कभी कभी चीजें क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है, आप लोग इसको कर तो सकते हैं बेटा, इसमें कुछ सर नहीं है। 2 मिनट में कर ले सर, 2 मिनट। 2 मिनट का टाइम दूं? हाँ सर। ठीक है बेटा, कर लो। करो। जो ये कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ आ रहे दिमाग में तुम्हारे? नहीं हो रहा? नहीं बेटा, नहीं हुआ तुम लोगों से। सुनो, देखो क्या सर करेंगे, बस सुनो। CO2 के मोल्स निकालने हैं, वो नहीं निकल रहे हैं, तो हो जाएगा। चलो मैं बताता हूँ, बहुत आसान सा है। देखो एक मिक्सचर है ना, ये वाला Cl2 + 2Cl ना, तो देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर इज 1.18 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ क्रिप्टॉन, ऐसे ही है ना? ये बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? क्वेश्चन में ये बोले तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ क्रिप्टॉन विल बी इक्वल्स टू 1.18।
ऐसे होगा ना बेटा, प्रेशर अगर सेम है तो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m2 कितना होगा बेटा, क्रिप्टॉन का कितना होगा 84 अपॉन m1 कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर, इतना ही होगा ना। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 84 अपॉन 1.18 स्क्वायर। तब तक मुझे इसको कोई सॉल्व करके आंसर बताना, ठीक है, मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। कितना होगा बेटा 84 अपॉन 1.18 स्क्वायर। फोन वन लेके आए, कैलकुलेटर होगा उसमें, होता है कि नहीं होता तुम्हारे फोन में, है। चलो ऐसा कुछ समझ में आ रहा है यहाँ तक समझने में, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। इसमें एक्चुअल में दो कॉन्सेप्ट को साथ साथ में यूज करना पड़ेगा, एक तो हम लोगों को डिफ्यूजन और रिफ्यूजन का, एक एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैसे, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते थे उसका ना। कितना आ रहा है अर्जुन, माइक बंद है तुम्हारा। 60.32। 60.32 है ना, इतना कुछ आ गया 60.3 जितना भी है 64 लिख ले, 60 ले लो 60 सर। पॉइंट, ठीक है ना 60.4, ठीक है। अब सुनो, अब होगा क्या बेटा कि हम लोगों के पास में इस कंटेनर में Cl2 जो है वो किस में जा रहा है, Cl2 जा रहा है 2 मोल्स ऑफ Cl में और इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है ना, समझ आ रहा है। इसको परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना ना आप लोगों को, परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने, 100 से इंटू कर देंगे, परसेंटेज डिसोसिएशन हो जाएगा। इसका अगर 1 मोल है, इसमें से अल्फा गया तो बेटा ये कितना बनेगा 12, हाँ या ना। यस सर। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर क्या होगा बेटा 1 माइनस अल्फा इंटू 71 प्लस 2 अल्फा इंटू 35.5 अपॉन टोटल मोल्स कितना होगा बेटा 1 प्लस अल्फा। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, ये किसके इक्वल होगा 60.4 के इक्वल। इसको सॉल्व करके अल्फा निकालना है, वही तुम्हारा आंसर है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर का निकालने का तरीका क्या होता है, N1 M1 सर 1 प्लस प्लस अल्फा क्यों किया? N2 M2 अपॉन टोटल मोल्स कितना होगा बेटा N1 प्लस N2, इसलिए ना। ये तो होता ना फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर का, ये होता है, ये होता है कि नहीं होता, पिछले वाले क्लास में कराया था। तो टोटल मोल्स निकालोगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा दैट इज 1 प्लस अल्फा, ठीक है ठीक है ना, समझ गए ना। देखो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा इज 1 प्लस अल्फा, यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा इज योर आंसर। अल्फा जो आएगा वो आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकालोगे वो आएगा अल्फा इंटू 100, है ना। तो क्या था इस क्वेश्चन में डिफिकल्ट जैसा, कुछ भी नहीं, कुछ डिफिकल्ट था, समझ आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं आ रहा, ड्रामा समझ में आया तो कॉपी करो। समझ गए गाइस सबको, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को समझने में। कितना आ रहा है यार 18%, 0.18 आ रहा था अल्फा का वैल्यू, है ना। तो अल्फा आगे यहाँ से सॉल्व करोगे, अल्फा आएगा 0.18, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज डिसोसिएशन आ जाएगा 18%, ठीक है, समझ गए। इससे ज्यादा और यही तो है पूरा, ठीक है, समझ गए ना आप लोग। इसके आगे लिखो बेटा क्या, काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैस, ठीक है ना। काइनेटिक थ्योरी का तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है कि नहीं है कुछ भी बेटा। काइनेटिक थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थ्योरी का मैं ज्यादा पार्ट डिस्कस नहीं करूंगा इसका, ठीक है बेटा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, काइनेटिक थ्योरी किस चीज को डील करता है, ये बताता है कि कौन सा वाला गैस आइडियल होगा और कौन सा वाला गैस कैसा होगा बेटा, रियल होगा, है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि कोई भी गैस के आइडियल होने का कंडीशन क्या होता है, कोई भी गैस अगर आइडियल होगा तो वो सर्टेन पॉइंट्स को फॉलो करेगा। वो कौन सा पॉइंट होता है बेटा, सबसे पहला पॉइंट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। उन्होंने क्या बोला, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
और रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, है ना। जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन का फोर्स होना चाहिए और ना ही कोई रिपल्सन का फोर्स होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन, ऐसा गैस जिसके पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन का फोर्स नहीं होता है और कोई रिपल्सन का फोर्स नहीं होता है, उस गैस को हम लोग क्या मान सकते हैं बेटा, आइडियल गैस ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बताया इन्होंने, दूसरा कंडीशन क्या बोला कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द गैस, वॉल्यूम occupied by the particles of the gas, volume occupied by the particles of the gas is negligible। बटा गैस के जो पार्टिकल्स होंगे वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखते हैं बेटा, दैट इज नेग्लिजिबल वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, एज कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, कंटेनर के वॉल्यूम के सामने, कंटेनर के वॉल्यूम के सामने जो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखते हैं दैट इज ऑलवेज नेग्लिजिबल। समझ आया मैंने क्या बोला, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो मैं इसलिए आप लोगों को बोला था कि मेरे पास में अगर आप लोगों से बोला जाए वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, इस चीज को मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस इज अवेलेबल फ्री स्पेस, आया ना। वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होता है बेटा, इट इज अवेलेबल फ्री स्पेस ना, गैस को घूमने के लिए कितना जगह खाली है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ द गैस बोलते हैं ना। जैसे जिस रूम में तुम लोग बैठे हो तो उसका अगर आपके अंदर उस रूम के अंदर गैस का वॉल्यूम निकालना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, उस रूम के वॉल्यूम में से ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, टेबल है, फैन है, तुम लोग बैठो, सबका वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, फ्री स्पेस निकालना पड़ेगा। जो फ्री स्पेस होगा उसको हम लोग क्या बोलोगे, वॉल्यूम ऑफ द गैस बोलोगे, ठीक है। मान लो कोई भी कंटेनर में हम लोगों के पास में कोई भी गैस है, इस कंटेनर में कोई भी गैस है तो इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा कुछ बेटा, है ना। वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस निकालोगे तो क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस या वॉल्यूम ऑफ द गैस निकालोगे तो वो क्या होगा, अवेलेबल फ्री स्पेस निकालोगे ना। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ऐसे ही करोगे कि नहीं करोगे, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, है ना। तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना है बेटा, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इज 0। तो इन केस ऑफ आइडियल गैस हम लोग कंटेनर के वॉल्यूम को क्या मान सकते हैं बेटा, कंटेनर के वॉल्यूम को हम लोग क्या मान सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द गैस मान सकते हैं अगर इसका वॉल्यूम v है। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये था कि अगर किसी भी कंटेनर के वॉल्यूम को आप लोग वॉल्यूम ऑफ द गैस मान सकते हो, इसका मतलब वो गैस कैसा होता है, आइडियल गैस, उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, है ना। रियल गैस में ऐसा नहीं होगा, कंटेनर के वॉल्यूम में से ऑक्यूपाइड वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा हम लोगों को, तब जाके हम लोग वहां तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है। इसके बाद में और भी कुछ पॉइंट्स थे जिनको शायद आई थिंक मुझे डिस्कस करना जरूरी नहीं बनता है, क्योंकि थर्ड पॉइंट में लिखूं तो कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, है ना, इलास्टिक कोलिजन होता है, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। दो पॉइंट्स मैंने सोचता कि वो जरूरी है, ये 2 पॉइंट्स ही सफिशिएंट है और ये 2 पॉइंट्स ही हैं जो रियल गैस और आइडियल गैस को डिफरेंशिएट करते हैं। कोई भी गैस इन दोनों पॉइंट्स को फॉलो नहीं करता तो कोई भी गैस आइडियल नहीं होता। नो गैस इज आइडियल, ऑल गैसेज आर रियल। जितना भी हम लोग पढ़े वो सब गलत पढ़े, है ना, अब तक गैसियस स्टेट में, क्योंकि उसको हम लोग कहीं लगा ही नहीं सकते, कहाँ लगाएंगे। कोई गैस रियल, सारे के सारे गैस कैसे होते हैं, रियल होते, कोई आइडियल गैस नहीं होता। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हम लोग किसी भी गैस पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो रियल गैस होगा उस पे हम लोग कैसे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाएंगे उसकी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा टर्म्स काइनेटिक थ्योरी हम लोग और पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये हटा दूं सब कुछ समझ में आया ना। मान लो मेरे पास में बेटा एक कंटेनर है, ऐसा कुछ क्यूबिकल कंटेनर, ठीक है। इस क्यूबिकल कंटेनर के अंदर कोई भी गैस है, ये इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ऐसा कुछ होगा ना, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। इसके अंदर सोचो एक पार्टिकल है, इसका लेंथ कितना है, एल, क्यूबिकल कंटेनर, है ना। इसके अंदर एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल का कुछ स्पीड होगा अपना, कौन सा बेटा, एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, यू एक्स, वाई डायरेक्शन में कितना होगा, यू वाई, जेड में कितना होगा बेटा। तो अगर यू लिखूं, यू वेक्टर कैसा होगा तो लोग क्या बोलोगे बेटा, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस क्या होगा बेटा, यू जेड के कैप, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैग्नीट्यूड निकालो इसका यू का तो कितना आएगा बेटा, यू कितना आएगा, रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर, ठीक है ना।
इसी यू को हम लोग बोलते हैं CRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्या बोलते हैं इसको लोग? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। एवरेज निकालना होगा, निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल सभी का स्पीड कर लो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर लो। समझ सकते कि नहीं? एवरेज निकालना आता है तुम लोगों को? तो निकालना आता है कि नहीं? तो जैसे एवरेज निकालते हैं ऐसे एवरेज स्पीड भी निकाला जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रूट मीन स्क्वायर स्पीड, है ना? समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसका अगर तुम लोग बेटा सिर्फ एक्स एक्सिस, इसका जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को मैं इसका कंसीडर करता हूँ, ठीक है ना? किसको बेटा? इस पार्टिकल का सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन समझते हो ना, ये वाला है ना, इधर की तरफ का डायरेक्शन में कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है ना? तो कंसीडर ओनली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना? मैं जो लिख रहा हूँ उसको ठीक से सुनना और समझना, ठीक है ना? आसान सी चीजें, डिफिकल्ट उसमें कुछ नहीं है, सारा तुम लोगों को आता है। बस टू द पॉइंट में जो बोल रहा हूँ उसको सुनते और समझते रहना, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे तो इसका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को कंसीडर करें तो इसका स्पीड कितना होगा? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितना होगा बेटा इसका? जल्दी से बताओ। यू एक्स होगा, आया ना? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसका मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम कितना होगा बेटा? MUX, ठीक है। अब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर चलता रहेगा तो क्या करेगा बेटा? एक टाइम पे जाके इस दीवार पे जाके टकराएगा तो वापस लौटेगा। पार्टिकल का मास, एक ही पार्टिकल की बात चल रही है, सब कुछ पार्टिकल का ही मास लेके चल रहे हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंगल पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हैं क्यूबिकल कंटेनर के अंदर। मोमेंटम इतना आ गया तो ये इनिशियल मोमेंटम होगा ना उसका बेटा, इनिशियली इस मोमेंटम से चल रहा होगा। आप लोगों से पूछा फाइनल मोमेंटम कितना हो गया उसका, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा बेटा? दैट इज माइनस का MUX, डायरेक्शन चेंज कर दिया बस। अरे हाँ या ना? वो जो चेंज इन मोमेंटम कितना आया? चेंज इन मोमेंटम इज 2 MUX, ठीक है ना? चेंज इन मोमेंटम इज 2 MUX, ठीक है? सोचना और समझना इसको जाके घर पे, ठीक है? तो बेटा मोमेंटम में चेंज कितना आया? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज कितना आया? 2 MUX। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पार्टिकल क्या करेगा बेटा, यहाँ टकराएगा और क्या करेगा बेटा? फिर टकराने के बाद इधर दौड़ेगा पहले, फिर क्या करेगा? फिर वापस लौट के आएगा, फिर आके यहाँ टकराएगा। कितना डिस्टेंस चलने के बाद में टकराएगा? हाँ बेटा, यहाँ से यहाँ तक गया L, फिर वापस आया 2L। कितना चलेगा इस दीवार पर टकराने के लिए? वो कितना चलेगा? 2L डिस्टेंस चलेगा, हाँ या ना? कितना डिस्टेंस बाद इस पे टकराएगा बेटा? 2L डिस्टेंस। कितने टाइम बाद टकराएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2L अपॉन UX टाइम बाद। अरे हाँ या ना? कितना टाइम बाद टकराएगा बेटा? तो बोल सकते हो ना कि फॉर एवरी 2L अपॉन UX सेकेंड, 2L अपॉन UX सेकेंड में एक कोलिजन होता है, हाँ या ना? 1 कोलिजन हैपेंस, यस सर, नो सर? कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? 2L डिस्टेंस चलेगा और UX स्पीड चलेगा, तो टाइम कितना होगा? 2L अपॉन UX। बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बताओ मुझे बस, मैं किसको कंसीडर कर रहा हूँ? सिर्फ पॉजिटिव एक्स की बातें चल रही है, सिर्फ पूरे की बातें करते रहेंगे। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कितने सेकंड में एक कोलिजन होगा? 12 अपॉन UX सेकंड में। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है तुम लोगों को? मैं बोल सकता हूँ कि एवरी 12 अपॉन UX सेकंड 1 कोलिजन हैपेंस ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली जो दीवार होगा 12 अपॉन UX सेकंड बाद आके पार्टिकल उधर क्या करेगा बेटा? टकराएगा, 100% टकराएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं ना तुम लोगों को टकराने में इसके? ठीक है, तो बेटा चेंज इन मोमेंटम ऐसा बोल सकता हूँ बेटा, चेंज इन मोमेंटम फॉर एवरी 12 अपॉन UX सेकंड कितना होगा बेटा? 2 MUX, इतने होगा ना? अरे हाँ या ना?
तो आप लोगों से पूछू चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड कितना होगा बेटा? चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड कितना होगा? तो आप बोलोगे बेटा वो कितना होगा? 2m ux अपॉन 2l अपॉन ux, ये आ जाएगा बेटा m u x स्क्वायर अपॉन l, इतना ही आएगा ना। ये कहाँ पे हो रहा है इतना मोमेंटम पर सेकंड चेंज? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो रहा है, ठीक है ना। मैं अगर पूरा एक्स एक्सिस को कंसीडर करूं तो इफ आई कंसीडर एक्स एक्सिस, तो बेटा क्या होगा? पूरा एक्स एक्सिस को कंसीडर कर ले, एक्स मतलब पॉजिटिव भी एज वेल एज नेगेटिव भी, तो क्या होगा बेटा? एक तरफ इतना आएगा, दूसरी तरफ भी इतना ही आएगा सेम। तो कितना हो जाएगा बेटा? 2m u x स्क्वायर अपॉन l। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड कितना होगा? इतना। कोई दिक्कत है किसी को समझने में तो बता दो मुझे। भावना समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? एक एक्स एक्सिस पे इतना, एक वॉल पे इतना, इस वाले वॉल पे इतना चेंज आ रहा है। 2m ux है ना, m ux स्क्वायर अपॉन क्या ये m ux स्क्वायर, इस वॉल पे कितना आ रहा है? m ux स्क्वायर अपॉन l आ रहा है चेंज इन मोमेंटम। इस पे भी इतना ही आएगा ना, m ux स्क्वायर अपॉन l आया ना। टोटल कितना आएगा एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में? m ux स्क्वायर अपॉन l इस पे और m ux स्क्वायर अपॉन l इस पे। समझ में आ रहा है कि ना? तो टोटल चेंज इन मोमेंटम ये आ जाएगा बेटा क्या? ये आ जाएगा टोटल चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। ये कितना आएगा बेटा? टोटल चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस। समझ गए कि नहीं समझे? एक्स एक्सिस के अलोंग टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड कितना होगा? 2m ux स्क्वायर अपॉन l, ठीक है। आप लोगों से पूछो बेटा टोटल चेंज इन मोमेंटम, आप लोगों से पूछूं टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड इन द एंटायर वेसल, पूरे वेसल के अंदर कितना आएगा बेटा? बताओ। तो बेटा कितना आएगा? 2m ux स्क्वायर अपॉन l, ऐसे ही ना बेटा? 2m ux स्क्वायर अपॉन l तो आएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, 2m uy स्क्वायर अपॉन l आएगा y एक्सिस के अलोंग। अरे हाँ या ना? 2m u z स्क्वायर अपॉन l कहाँ पे आएगा बेटा? z एक्सिस के अलोंग, ऐसे आएगा ना। हाँ, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होता है मोमेंटम? मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है क्या भावना? मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है। सोचो बेटा थोड़ा सा। हाँ बेटा, हाँ ऐसा होता है। माइनस का होता है, मैंने प्लस का लिख दिया। मैं पहले वाले को माइनस कंसीडर कर लेता तो मैंने गया पहले इधर जा रहा था, वो मैं बोल रहा हूँ कि माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, बाद में आया वो प्लस हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर तो प्लस का हो जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात करो, डायरेक्शन वायरेक्शन से क्या करना? जब बोल रहे हो तुम लोग ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव क्या फर्क लाएगा? स्केलर में भी लेते, मैग्नीट्यूड की बात करो ना। स्केलर में नेगेटिव पॉजिटिव क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ओनली। पता नहीं, मतलब थोड़ा सोचो ना ठीक से। मैं बोल रहा हूँ कि इधर पार्टिकल जा रहा है, तुम बोल रहे हो वो नेगेटिव में जा रहा है, वापस आया तो किधर हो गया? कितना हो गया उसका मोमेंटम? कितना हो गया? पॉजिटिव। तो चेंज इन कितना आया? m ux। तो क्या दिक्कत है उसमें? चलो इधर सुनो, ये हो गया, ठीक है। 2m ux स्क्वायर अपॉन l प्लस 2m uy स्क्वायर अपॉन l प्लस 2m uz स्क्वायर अपॉन l, ठीक है ना। फिर इसको अगर आप लोग ऐड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2m
अपॉन एल, ये आएगा यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर। ठीक है, ये सब क्या होगा बेटा, सी स्क्वायर के इक्वल 2m सी स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, तो चेंज इन मोमेंटम को क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स बोलते हैं। और क्या है, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड ही तो फोर्स होता है। तो बेटा फोर्स क्या होगा, 2m सी स्क्वायर अपॉन एल होगा। प्रेशर क्या होता है मुझे बताओ, प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो बेटा कितना होगा ये, 2m सी स्क्वायर अपॉन एल। ए कितना होगा बेटा, एरिया कितना होगा, 6l स्क्वायर। अरे हाँ या ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर अपॉन 3l क्यू। एल क्यू मतलब 3m सी स्क्वायर अपॉन 3v, है ना। but ये प्रेशर P is the pressure due to one particle। एक ही पार्टिकल कंसीडर किया ना हम लोग। P is the pressure due to one particle, एक पार्टिकल कितना प्रेशर लगाता है, m c स्क्वायर अपॉन 3v। ठीक है, m is the mass of the particle, v is the volume, c is the root mean square speed। ठीक है ना। अगर n पार्टिकल्स होंगे बेटा, तो if n particles are there, प्रेशर कितना हो जाएगा, P will be equals to n m c स्क्वायर अपॉन 3 into v, ऐसे होगा ना। तो इतना समझना, P into v is equals to 1 upon 3 n m c स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला भी यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, अब सुन लो, बाद में लिखना। बट अगर n किसके इक्वल है, इफ n is equals to na, ये पार्टिकल्स कितने हो बेटा, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल 1 मोल हो, n is equals to na, तो बेटा n into m will be equals to na into m। na into m को हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल M। मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स इज मोलर मास। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं आ रही तुम लोगों को। तो प्रेशर बेटा कितना हो जाएगा, नहीं सर। प्रेशर लोग बोल सकते हैं m c स्क्वायर अपॉन 3v, ऐसे ना, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तो बेटा यहाँ से c किसके इक्वल आएगा, 3pv अपॉन m। इसका इसी को रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं, CRMS 3pv अपॉन m। ठीक है, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। pv किसके इक्वल होता है बेटा, फॉर 1 मोल गैस pv इज इक्वल्स टू RT pv इज इक्वल्स टू RT। फॉर 1 मोल गैस pv इज इक्वल्स टू RT, ऐसे होगा ना। तो pv किसके इक्वल होगा, RT के इक्वल होगा। फॉर 1 मोल गैस pv इज इक्वल्स टू RT, तो ऐसा बोल सकता हूँ CRMS किसके इक्वल होगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन m। ठीक है ना। RMS स्पीड किस पे डिपेंड करता है बेटा, RMS स्पीड किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मोलर मास ओनली। क्या प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, क्या प्रेशर को चेंज करने से RMS स्पीड चेंज कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा बेटा, क्यों नहीं करेगा, तुम बताओ क्यों नहीं करेगा बेटा, कैसा भी हो कंटेनर रिजिड, आप बताओ। फॉर्मूला तो √3RT अपॉन m होता है ना, तो उसमें प्रेशर तो आ ही नहीं रहा। 3pv अपॉन m तो है, बॉयल्स लो पढ़े तुम लोग, टेम्परेचर कांस्टेंट तो pv कांस्टेंट, प्रेशर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम को चेंज कराएगा, वो वॉल्यूम को कितना चेंज कराएगा, जिससे उसका pv कैसा रहे, सेम रहे। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे pv चेंज करता है क्या, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या pv चेंज करेगा, नहीं करेगा ना। प्रेशर को चेंज कर लो आप कितना भी, pv तो चेंज नहीं करेगा ना।
तो टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन पीवी, नॉट पी और वी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा क्या बोल रहे हो? हो गया? अब तुम लोगों को लिखना कहाँ से बताओ मुझे, कहाँ से कॉपी करना? तुम लोगों ने बेटा लिखा ऑनलाइन वालों ने? हाँ सर हो गया हमारा तो। सर हो कॉपी गया। कर लिया? पूरा कॉपी कर लिया तुम लोगों ने? हाँ जी सर। ठीक है बेटा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इनको लिखने दो। ठीक है ना? सर थैंक यू सर।